लोकतंत्र को कहते हैं जनता के लिए शासन का सबसे मुफीद, सबसे बेहतर तंत्र। जैसा हमारा हिंदुस्तान है, दुनिया के 2/3 देश हैं, इनमें से एक बांग्लादेश भी है। लेकिन बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से जो हो रहा है और जिसका अंजाम पिछले 48 घंटे में देखने को मिला है, उससे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, भारत आकर शरण लेनी पड़ी, उसके बाद पूरी दुनिया चिंता जता चुकी है। सबके जहन में सवाल है कि एक लोकतांत्रिक सरकार के तख्ता पलट के बाद जिस तरह सेना सक्रिय हुई है, अंतरिम सरकार के गठन पर सहमति बनी है, इन सब के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की बुनियाद खत्म हो जाएगी क्या? क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा? क्या बांग्लादेश किसी तानाशाही सत्ता के हवाले होगा? वैसे बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से चल रहे प्रदर्शनों पर नजर डालें तो देश में तानाशाही का आरोप खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लग रहा था। सिर्फ उनके खिलाफ प्रदर्शन पर उतारू लोगों का समूह ही नहीं, बल्कि मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी भी तानाशाही तरीके से देश की सत्ता चलाने का आरोप लगा रही थी। प्रदर्शनों को कुचल देना, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देना और इन सब के बीच विरोध में उठती हर आवाज को अनसुनी कर देना। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि शेख हसीना के इसी रवैये के चलते बांग्लादेश में हालात बिगड़े। तानाशाही का दूसरा आरोप है बांग्लादेश की सेना पर। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमान शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं और हाल ही में उन्हें सेना प्रमुख बनाया गया था। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सेना ने जिस बर्बरता से छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की, सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया, उससे विरोध की चिंगारी और तेज हुई। बांग्लादेश में तानाशाही का एक तीसरा त्रिकोण भी है। पीएम शेख हसीना और सेना के साथ रजाकार। रजाकार का अर्थ होता है वॉलंटियर, यानी स्वयंसेवक। लेकिन बांग्लादेश का इतिहास कुछ ऐसा है जिसमें रजाकारों की भूमिका कुछ ऐसी बनी कि आज यहां इनकी छवि देश विरोधी ताकतों के रूप में बन चुकी है। विरोध प्रदर्शनों में रजाकार की भूमिका मुख्य रूप से उभर कर सामने आने के बाद शेख हसीना ने इन्हें गद्दार कहा था। इसके बाद उनके खिलाफ प्रदर्शनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा और हालात ऐसे बन गए कि सेना के काबू से भी चीजें बाहर हो गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि शेख हसीना को फौरन इस्तीफा देकर आनन फानन में देश छोड़ना पड़ गया। अब आगे क्या है? अब बांग्लादेश में आगे क्या होगा और जो हुआ उसके पीछे कौन था, चलिए इसे समझते हैं। बांग्लादेश में पिछले 2 दशक से यानी साल 2009 से ही शेख हसीना बड़ी फैक्टर रही हैं। वो न सिर्फ बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, बल्कि 3 बार से लगातार प्रधानमंत्री चुनी जा चुकी हैं। पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव में शेख हसीना रिकॉर्ड बहुमत से सत्ता में लौटी थी। हालांकि तब भी उन पर तानाशाही के आरोप लगे थे। विपक्ष की मांग थी कि बांग्लादेश में शेख हसीना के पीएम रहते हुए चुनाव साफ सुथरे नहीं हो सकते, लिहाजा शेख हसीना इस्तीफा दें और केयर टेकर पीएम की निगरानी में एक बार फिर चुनाव हो। लेकिन शेख हसीना ने विपक्ष की ये मांग ठुकरा दी। मांग ठुकराए जाने के बाद मुख्य विपक्ष बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बायकॉट कर दिया। तब माना जाता है कि भारत और चीन की एजेंसियों ने हस्तक्षेप से छोटे छोटे दलों को तैयार किया गया और शेख हसीना के खिलाफ एक विपक्षी गठबंधन बनाया। ऐसा इसलिए ताकि पड़ोस के एक देश में लोकतंत्र बचा रहे। इसमें भारत और चीन ही नहीं, पूरे उपमहाद्वीप का सामूहिक हित है। इस तरह बांग्लादेश में चुनाव दुनिया भर के पत्रकारों और ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में पूरा कराया गया। शेख हसीना दोबारा प्रधानमंत्री बनी। भारत से उनका रिश्ता सियासी विरासत के तौर पर भी करीबी रहा है। बात है 1971 में भारत के सैन्य हस्तक्षेप के बाद ही बांग्लादेश में पाकिस्तान का दमन रुका था। बांग्लादेश को एक नए देश के तौर पर आजादी मिली थी और शेख हसीना के पिता देश के राष्ट्रपति बने थे। शेख हसीना इसी विरासत के साथ देश में लोकप्रिय थी और 3 बार से सत्ता में वापसी कर रही थी। लेकिन जनता का असंतोष हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो वोटों और बहुमत की शक्ल में एकजुट हो। शेख हसीना के खिलाफ समाज के कई हलकों में गुस्सा था। इनमें से एक बड़ा वर्ग था यहाँ का छात्र।
शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के छात्र ही सड़क पर उतरे थे। पहले शेख हसीना सरकार की अगर कहें कि नींव को हिलाने का काम किसी ने किया तो वो छात्रों के उग्र प्रदर्शन ने किया। शेख हसीना सरकार की आरक्षण नीति और कोटा पॉलिसी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल 1971 में नया देश बनने के बाद से ही बांग्लादेश में 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसके तहत नौकरी में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई। कुछ विरोध के बाद 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया, जिसके बाद सामान्य छात्रों को इसका थोड़ा फायदा मिला। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था, लेकिन 2009 में शेख हसीना के सत्ता में वापसी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के पोतों पोतियों को भी आरक्षण दिया जाने लगा। इससे सामान्य छात्रों की नाराजगी कई गुना बढ़ गई। साल 2012 में विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड़ दिया गया। इससे कुल कोटा 56% हो गया। सामान्य वर्ग के 44% सीटें सिर्फ उसके लिए बची थी। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया था। दरअसल हसीना सरकार का मानना था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सरकार को आदेश दिया कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे उसी तरीके से फिर से लागू किया जाए। इससे सामान्य वर्ग के छात्र भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। कोर्ट के फैसले का समर्थन सरकार ने भी किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही थी। रजाकारों के जिक्र भर से ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी जिस पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इंटरव्यू दिया था और इसके बाद हिंसक होते प्रदर्शनों में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहना शेख हसीना को भारी पड़ गया। दरअसल बांग्लादेश में गद्दारों को रजाकार कहा जाता है। बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें रजाकार बुलाया था। छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया और उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि सरकार कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गद्दार साबित करना चाहती है। अब पूरे छात्र आंदोलन के केंद्र में रजाकार आ चुका था। इसे लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता रहा, लेकिन पीएम शेख हसीना के बाद उनके कई मंत्री भी आंदोलनकारियों को रजाकार की संज्ञा देते रहे, जिससे छात्रों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। ये जोर देकर कह रहे थे उनके मंत्री कि गद्दारों की कोई मांग नहीं मानी जाएगी। तो आखिर ये रजाकार कौन हैं जिन पर इतना हिंसक हो गया बांग्लादेश? आइए बताते हैं। रजाकारों का इतिहास दरअसल पूरे उपमहाद्वीप से जुड़ा है। आजादी के बाद हैदराबाद के निजाम ने भी भारत के खिलाफ रजाकारों की फौज तैयार की थी। ये दरअसल पाकिस्तान के समर्थक थे। निजाम को पाकिस्तान के साथ मिलाने के लिए उनकी फौज के साथ लड़ते थे। खैर, भारत में उनका खात्मा तो हैदराबाद के भारत में विलय के साथ ही हो गया, लेकिन रजाकारों की फौज बांग्लादेश में बनी रही। ये कट्टर मजहबी होते हैं और पाकिस्तान के समर्थक आज भी हैं। बांग्लादेश के उदय और 1971 पाकिस्तान के सरेंडर के बाद भी ये पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। सरेंडर के 2 दिन बाद रजाकारों की फौज ने बांग्लादेश की 125 जानी मानी हस्तियों को बंधक बनाकर उनका कत्ल कर दिया था। रजाकारों ने इन्हें बंधक इसलिए बनाया था ताकि उनकी जान के बदले वे बांग्लादेश में लगातार आगे बढ़ रही भारतीय सेना से अपनी मांग मंगवा सके। जैसे ही उन्हें पाकिस्तान के घुटने टेकने की भनक लगी, रजाकारों ने सभी बंधकों को मार डाला था। ढाका के बाहर एक फैक्ट्री और मस्जिद को रजाकारों ने ठिकाना बनाया था। यहां से वे उन लोगों पर भी गोलियां बरसा रहे थे जो अपने रिश्तेदारों की लाशें पहचानने के लिए वहां पहुंच रहे थे। भारतीय सैनिकों को जैसे ही इसकी भनक लगी, वे तुरंत वहां पहुंच गए और फैक्ट्री को रजाकारों से छुड़ाया। फैक्ट्री के पास और भी बंगालियों की लाशें पड़ी हुई थी जिन्हें गड्ढों में फेंका गया था। भारतीय सेना की कार्रवाई में जिंदा बचे 2 रजाकारों ने सरेंडर भी किया।
इन्होंने बता दें कि 300 लोगों की जान लेने की बात खुद कबूली थी। इसी इतिहास की बदौलत रजाकारों को बांग्लादेश में गद्दार कहा जाता है। इनकी तादाद आज भी है, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थकों की तादाद आज भी बहुत है, लेकिन शेख हसीना की सरकार में इनकी एक नहीं चली। इसी साल फरवरी महीने में रजाकारों की फौज के संस्थापक 90 साल के AKM यूसुफ की जेल में मौत हुई। तो कहीं यही रजाकार बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन को हवा तो नहीं दे रहे? जहां तक सेना का सवाल है, तो सेना की भूमिका भी बांग्लादेश के 53 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में सवालों के घेरे में रही है। जैसे 15 अगस्त 1975, जब बांग्लादेश के संस्थापक और बंगबंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। उनके साथ परिवार के 16 लोग और भी थे जिनको बेरहमी से मार डाला गया। बेटी शेख हसीना इसलिए बच गई क्योंकि घटना के दिन वो यूरोप में थी और इस मामले में भी सेना आरोपों के कटघरे में खड़ी हुई थी। अब जब शेख हसीना को जान बचाकर देश छोड़ना पड़ा है, तब सबकी निगाहें सेना पर ही हैं कि एक लोकतांत्रिक देश को वो कैसे तानाशाही सत्ता से बचाकर रखेगी या फिर खुद उसकी कमान संभालेगी। इंस्टाफीड पर जुड़े रहिए ऐसे वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंस्टाफीड आपको देता है नई और गजब की जानकारियां। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।